So good evening guys, welcome to my channel. Myself वैशाली मित्तल. तो गाइस 16 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की विज़न ने अपडेट कर दी है, तो मैं आपके सामने इसके लेके हाजिर हो गई हूँ. तो चलिए फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं आज की. डिजिटल कन्क्लेव ऑर्गेनाइज टू मार्क 5 years ऑफ स्किल इंडिया मिशन एंड द वर्ल्ड यूथ स्किल डे. 5 साल हो गए हैं किसके स्किल इंडिया मिशन को लॉन्च किए हुए और वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे को. अब इस ओकेज़न पे क्या किया है पीएम ने, क्या किया है, यूथ को एनकरेज किया है. एग्जॉर्टेड का मतलब क्या करना है, अर्ज करना है, एनकरेज करना यूथ को कि स्किल हो, रीस्किल हो और अप स्किल हो. ठीक है, जो भी अगर आपके पास स्किल्स हैं उनको अपग्रेड करो, और अगर स्किल्स नहीं हैं तो उनको अप स्किल बनो. ठीक है, और अगर आप भूल गए और ड्रॉप आउट हो चुके तो रीस्किल हो. ठीक है, इन तीनों चीज़ों पे पीएम जी ने क्या किया है, यूथ को एनकरेज किया है, ताकि जो आजकल के बिज़नेस एनवायरनमेंट इतना रैपिडली चेंज हो रहा है, इतना टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो रहा है, और हम क्या करें, यूथ को मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या कर सकें, रेलेवेंट बना सकें. ठीक है, तो पीएम ने क्या किया, यूथ को एनकरेज किया टू स्किल, रीस्किल एंड अपस्किल इन ऑर्डर टू रिमेन रेलेवेंट इन द रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मार्केट कंडीशन. स्किल इंडिया मिशन जो 5 साल पहले स्टार्ट किया था, उसमें हमने काफ़ी अचीवमेंट देखने को मिला है. इसमें स्किल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी एक्सपेंड हुआ है, फैसिलिटीज़ एक्सपेंड हुई है, और इंटरप्रेन्योर्स जो स्पिरिट होती है वो भी काफ़ी लोगों में इनकलकेट हुई है. ठीक है, अब स्किल इंडिया मिशन के अंडर हमने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए थे, ज़रा उनके बारे में देख लेते हैं. जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो शुरू करी थी, इसका एम क्या था कि यूथ को क्या है, उनको इंडस्ट्री के रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग दी जाए. क्या दिए जाए, यूथ को क्या करते थे हम, इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग दिए जाते थे, जिस वजह से वो अपना लाइवलीहुड बेटर बना सके. ये एक स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम थी. अब इसके अंडर क्या अचीवमेंट्स क्या हुई, 92 लाख कैंडिडेट्स को हमने ट्रेंड किया अक्रॉस 37 सेक्टर्स इन मोर देन 250 जॉब रोल्स. ठीक है, इसमें क्या है, 720 प्लस प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी सेटअप किए गए, जो कि एक तरह के मॉडल स्किल सेंटर्स हैं, जो कि 704 डिस्ट्रिक्ट्स में ओपन की गए. ठीक है, नेक्स्ट हमने स्टार्ट कर दिया एक नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम. इसमें क्या है कि हम क्या करते थे, इंडस्ट्रीज़ में यूथ को क्या करते थे, ट्रेन करते थे, और उन्हें साथ में क्या करते थे, फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते थे. लाइक मंथली क्या है, आप ट्रेनिंग करो और आपको साथ में वो 8 से 10 हज़ार जो भी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का था, वो उन्हें क्या करती थी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती थी. इसके अंडर क्या हमने 8.67 लाख पीपल को एंगेज किया है इस अप्रेंटिसशिप स्कीम में, किसमें 85,000 जो भी इंडस्ट्रीज़ है अपने इंडिया में, उसमें उनको एज एन अप्रेंटिस दे के प्रोवाइड करके. एक और स्कीम थी जन शिक्षा संस्थान स्कीम. इसके अंडर क्या है, जो नॉन लिटरेट्स हैं, मतलब जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, न्यू लिट्स है, जो हल्के फुल्के पढ़े हुए हैं या उनको पर कुछ याद नहीं है, या फिर जो लोग स्कूल से ड्रॉप आउट हैं रूरल रीजन में, उन लोगों के क्या करी है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है. ठीक है, ताकि वो अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई कर सके और ख़ुद को मार्केट के अकॉर्डिंग रेलेवेंट बना सके. इसके अंडर हमने 4.10 लाख बेनिफिशरीज़ को ट्रेंड किया है अंडर जन शिक्षा संस्थान स्कीम. इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैपेसिटी के अंडर हमने क्या किया है, जो इंडस्ट्रीज़ को स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड की है, ताकि यूथ को हमने ट्रेन करके जो इंडस्ट्रीज़ को स्किल्ड मैन पावर सप्लाई किया है. इसमें हमने क्या किया है, 5,000 जो ITIs हैं उनको एस्टेब्लिश किया है 5 सालों में. अब टोटल 15,000 हो चुकी हैं. अगर देखा जाए 2015 से अब तक जो ITI कैपेसिटी है वो 85.5% बढ़ी है. ठीक है, हैज़ बीन इंक्रीज टू 34.63 लैक्स. ITI में आपको पता है कि डिफरेंट के होते हैं, 1 साल का कोर्स होता है, लाइक प्लम्बर का हो गया, इलेक्ट्रीशियन क्या हो गया, या मैकेनिक का हो गया. तो ये छोटे मोटे कोर्स होते हैं, ये एक तरह का स्किल्ड एक मैन पावर होती है, स्किल्ड हम बनाते हैं यूथ को. ठीक है, तो इसमें यही है कि हमने 5,000 ITI एस्टेब्लिश किए हैं 5 सालों में, और जो अब जो ITI की कैपेसिटी है वो 34.63 लाख हो गई है, जो कि 85.5% बढ़ी है 2015 से. महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम के अंडर हमने क्या किया है, ये वर्ल्ड बैंक ने ही असिस्ट किया था इसके अंडर. इसमें क्या है, संकल्प प्रोग्राम था, स्किल्स एक्वाजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम. इसके अंदर हमने 75 फेलोज़ को सिलेक्ट किया था, जिसके अंडर 32 क्या थी, वुमेन कैंडिडेट थी. तो गाइस हमने देख लिया जो भी स्किल इंडिया मिशन के अंडर हमने जो स्कीम्स थी, उन्होंने कितनी कितनी अचीवमेंट्स है, तो हमने वही देखी. ठीक है गाइस, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं. रिलायंस जियो अनाउंसेस मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क. अभी आपको पता ही, अगर आप टीवी देखते हो थोड़ा बहुत, तो उसमें आजकल चल ही रहा है कि रिलायंस जियो क्या करेगा, मेड इन इंडिया में 5G नेटवर्क बनाएगा. रिलायंस इंडस्ट्री ने बोला है कि वो डिज़ाइन करेगा, डेवलप करेगा पूरा कंप्लीट 5G सॉल्यूशन.
कंप्लीट 5G सॉल्यूशन, मतलब टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट से लेके सब कुछ, मतलब कि फ्रॉम रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल लगेगा उसके 5G टेक्नोलॉजी कनेक्शन तक, वो सारा का सारा कौन करेगा? रिलायंस जियो ही डेवलप करेगा, डिज़ाइन करेगा। इससे क्या हम वर्ल्ड क्लास 5G सर्विसेज लॉन्च कर सकते हैं यूजिंग 100% होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशन, मतलब कि इंडिया की ही टेक्नोलॉजी यूज़ करके, ठीक है। ये पहली बार ऐसा होगा कि एक इंडियन कंपनी मोबाइल टेक्नोलॉजी में पूरा का पूरा क्या कर रही है? इन्वेस्ट कर रही है, खुद कर रही है, ठीक है। फर्स्ट टाइम एन इंडियन कंपनी इज़ वेंचरिंग इनटू द मोबाइल टेक्नोलॉजी। करंटली क्या है, जो इंडिया है वो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का क्या, नेट इम्पोर्टर है, ठीक है। टेलीकॉम इक्विपमेंट का क्या, नेट इम्पोर्टर है। और हमने ऐसा इकोसिस्टम बनाना है कि हम खुद ही इंडिया में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग को क्या कर सके, एनहेंस कर सके, स्ट्रेंथन कर सके। ये जो मूव है एक तरह का सिग्निफिकेंट होगी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत की, हम सेल्फ रिलायंस भी बना रहे हैं। सेल्फ रिलायंस इन 5G इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऑलरेडी USA और UK ने चाइनीज़ की हुआई को बैन कर चुका है सिक्योरिटी रीजंस के रीज़न से या प्राइवेसी कंसर्न्स के रीज़न को लेके। 5G नेटवर्क के लिए जो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है, बिकॉज मेनली जो चाइनीज़ कंपनी थी ZTE एंड हुआई, यही हमारी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में अपने जो इक्विपमेंट्स है वो इंपोर्ट करती थी। तो हम चाइना की ये ZTE एंड हुआई कंपनी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे टेलीकॉम इक्विपमेंट को लेके। 5G क्या है? 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है, एक न्यू ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड है आफ्टर 1G 2G 3G 4G नेटवर्क। आपने सब यूज़ कर रखा होगा, आपको पता है पहले क्या चलते थे, लैंडलाइन फ़ोन चलते थे, वो वायरलेस नहीं होते थे। तो सबसे पहले जो वायरलेस नेटवर्क स्टार्ट हुआ था वो 1G हुआ, फिर 2G 3G 4G और अब 5G की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, वो हर बहुत अच्छी इंटरनेट स्पीड देगी, Gbps में देगी। अभी आपको Mbps में मिलती है 6 to 7 Mbps, तो हाइयर मल्टी Gbps स्पीड देगी। अल्ट्रा लो लेटेंसी, लेटेंसी क्या होती है? रुकने का नहीं, मतलब कि स्मूथ देगा, रिलायबल होगा, मैसिक नेटवर्क कैपेसिटी होगी, मोर यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। अब अच्छी परफॉर्मेंस होगी, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, तो ये एम्पावर करेगा न्यू यूज़र एक्सपीरियंस को और न्यू इंडस्ट्रीज़ को कनेक्ट करेगा। तो गाइज आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो। आगे चलते हैं। लैंसेट स्टडी ऑन द पॉपुलेशन ट्रेंड्स। जो लैंसेट है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उसने स्टडी करी है कि 195 कंट्रीज़ में पॉपुलेशन का क्या ट्रेंड है और फ्यूचर को उसने प्रेडिक्ट किया है कि कैसे एज अ फर्टिलिटी या माइग्रेशन का क्या होता है, मतलब कौन किस कंट्री में कितना माइग्रेट हो रहा है, मोर्टेलिटी रेट्स क्या है, कितने मतलब कि लोग बर्थ डेथ होएगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या करा है, पॉपुलेशन के ट्रेंड को स्टडी किया है, ठीक है। फर्टिलिटी, माइग्रेशन एंड मोर्टेलिटी रेट में। अब इंडिया रिलेटेड क्या फाइंडिंग्स है, ये सिर्फ इंडिया को लेके, नॉट ग्लोबली, ध्यान रखना, इंडिया को रिलेटेड के क्या फाइंडिंग है। इसने बोला है कि 2048 में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 1.61 बिलियन और बढ़ेगी, ठीक है। बाकी 2100 तक आते आते 1.09 बिलियन डिक्लाइन कर देगी, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी क्या है, हमारा इंडिया जवान है, इंडिया में सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? यूथ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन और बढ़ेगी, लेकिन 2100 आते आते क्या है, जो इंडिया का जो यूथ है वो बूढ़ा हो चुका होगा और तब तक क्या होगी, इंडिया की पॉपुलेशन फिर डिक्लाइन होगी। जैसे अभी चाइना है, चाइना की सबसे ज़्यादा अभी पॉपुलेशन है, लेकिन अब क्या है, चाइना डिक्लाइन के ट्रेंड में है, क्योंकि अब चाइना क्या हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, ठीक है। तो यही इसमें बताया। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2040 तक डिक्लाइन करेगा और 2100 में ये 1.29 चला जाएगा। देखो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो वुमेन डिलीवर करती है अपने लाइफ टाइम में, ठीक है। अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम हो जाए, इसका मतलब है कि कंट्री की पॉपुलेशन में डिक्लाइन है। अभी जो इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 है और 2011 में क्या था, 2.4 था। अब हमने इनिशिएटिव भी कुछ ले रखे हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, जैसे मिशन परिवार विकास, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव के इंजेक्टेबल कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग को लेके लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्सेट्रा। ये सब जो कुछ इनिशिएटिव्स हैं वो फैमिली प्लानिंग को लेके गवर्नमेंट ने उठाए हुए हैं। इंडिया इज़ प्रोजेक्टेड टू हैव द लार्जेस्ट, अभी इंडिया के पास लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन है, 20 to 64 ईयर्स के लोग सबसे ज़्यादा इंडिया में, और 2100 तक भी इंडिया के पास लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी। और क्या ग्लोबली क्या हमने फाइंडिंग, ये तो अभी हमने इंडिया की फाइंडिंग देख ली, ग्लोबली क्या फाइंडिंग्स ये हैं कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 2064 तक 9.673 बिलियन हो जाएगी और 2100 तक वो 8.79 बिलियन, क्योंकि उसके बाद के कुछ डिक्लाइन करेगी, ठीक है।
5 लार्जेस्ट कंट्रीज़ की हो जाएंगी, सबसे ज़्यादा इंडिया होएगी, सबसे ज़्यादा फिर नाइजीरिया, फिर चाइना, यूएसए एंड पाकिस्तान। इस तरह की टॉप 5 कंट्रीज़ बता दी जो 2100 तक में पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा होंगी। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। 15th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट हेल्ड। अभी क्या है, 15th इंडिया यूरोपियन यूनियन की समिट हुई है। समिट में क्या हमने देखा है, हम चाह रहे हैं कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डिफेंस में लेके अपनी टाइल्स को क्या किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। ठीक है, अब इसके क्या की पॉइंट्स हैं, जो समिट हुई है इसमें क्या की पॉइंट्स हैं। एक रोड मैप टू 2025 को लॉन्च किया है, इंडिया यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आ रोड मैप टू 2025। इसे लॉन्च किया है ताकि हम फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी इश्यूज़ पे जो कॉपरेशन है उसे स्ट्रेंथन कर सकें। एक हाई लेवल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायलॉग है उसे लॉन्च किया जाए ताकि जो 2007 से चला हुआ ये आ रहा है जो ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, उस पर निगोशिएशन हो जाए, उस पर बातचीत की जाए। अभी क्या है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जो ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। क्या इश्यूज़ हैं, यूरोपियन यूनियन की जो डिमांड है कि इंडिया जो ड्यूटी थोड़ी कट करे ऑटोमोबाइल्स में, टैक्स रिड्यूस करे वाइन्स पे, स्पिरिट। आपको पता है वाइन सबसे ज़्यादा यूरोप की कंट्रीज से आती हैं। ठीक है, तो टैक्स रिड्यूस करें वाइन स्पिरिट्स पे, या फिर जो स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजाइम है उन पे। इंडिया की डिमांड ये है कि डाटा सिक्योर स्टेटस करे, क्योंकि जो इंडिया की आईटी सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो टेम्प्रेरी मूवमेंट जो हमारे स्किल्ड वर्कर्स हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ में टेम्प्रेरी जॉब के लिए जाते हैं, तो उनके जो नॉर्म्स हैं उनको थोड़ा ईजी करे। समझ में आई है आपको बात कि क्या इश्यूज़ हैं, और क्या यूरोपियन यूनियन की डिमांड इंडिया से है और क्या इंडिया की डिमांड यूरोपियन यूनियन से है। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को लेके फॉर्मलाइजेशन हो रहा है ताकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपनी को एनहेंस कर सकें और एटॉमिक एनर्जी का पीसफुली यूज़ कर सकें। हमने डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया है रिसोर्स एफिशिएंट पे कि किस तरह हम एफिशिएंट मैनर में रिसोर्सेज का यूज़ करें। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है कि वेस्ट से ही हम क्या, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, जो भी एंड में आ रहा है उसको दोबारा फर्दर यूटिलाइज़ करना है। नो वेस्ट का मतलब सर्कुलर इकोनॉमी में यही आता है कि जो भी बाय प्रोडक्ट आ रहा है उसको फर्दर कहीं ना कहीं इकोनॉमी में यूज़ किया जाए और कोई भी वेस्ट ना हो। ठीक है, जो अब देख लेते हैं इंडिया यूरोपियन यूनियन के क्या रिलेशन है। जो यूरोपियन यूनियन है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इसमें जो एनुअल बायलैटरल ट्रेड देखा जाए तो हम $100 बिलियन का ट्रेड करते हैं गुड्स में, और हमारा जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया में वो भी $609.84 बिलियन आता है 2000 से अगर 2017 के बीच देखा जाए। लेकिन जो इंडिया अगर यूरोपियन यूनियन के अकॉर्डिंग हम ट्रेड देखें तो हम सिर्फ 2% ट्रेड करते हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ सिर्फ 2% ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब आओ कुछ छोटे छोटे न्यूज़ देख लेते हैं। वल्लारपदाम टर्मिनल ऑफ द कोचीन पोर्ट। शिपिंग मिनिस्ट्री ने अभी रिव्यू किया है जो डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही है वल्लारपदाम टर्मिनल जो कि कोचीन पोर्ट पे है। ठीक है, कोचीन पोर्ट की तरह चेन्नई में है। इसमें क्या है कि ये फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया गया इंडिया का। ट्रांसशिपमेंट हब क्या होता है, ये एक पोर्ट में ही एक टर्मिनल होता है जो क्या करता है, कंटेनर्स को हैंडल करता है, उनको टेम्परेरी स्टोर करता है और उसके बाद और शिप्स में क्या करता है, उन्हें ट्रांसफ़र करता है ताकि वो और शिप्स क्या उनको डेस्टिनेशन पे पहुंचाया गया। अब एडवांटेज क्या है इस टर्मिनल का, पहली बात है ये अच्छी जगह पे जो इंडियन पोर्ट की बेस्ट पोजीशन है, जिससे जो इंटरनेशनल सी रूट्स की प्रॉक्सिमिटी है, मतलब कि मैक्सिमम जो इंटरनेशनल जो माल आता है वो इस पोर्ट पे आता है, तो इससे बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स का। लोकेटेड एट द लीस्ट एवरेज नॉटिकल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द इंडियन फीडर पोर्ट्स। ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस पे ये और इंडिया के फीडर पोर्ट्स पे क्या है लोकेट है। प्रॉक्सिमिटी टू की हिंडरलैंड मार्केट्स ऑफ द इंडिया, हर एक जो मार्केट है इंडिया की उससे भी क्या पड़ेगा, ईजी पड़ेगा सामान को पहुंचाना। नेक्स्ट करते हैं इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम। अब क्या है, ये जो इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम है उसको लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ द सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर। अभी सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पिलर है किसके, इंडिया यूएस की स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप में, इंडिया यूएस की स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप में, जिसे को चेयर किया जाता है नीति आयोग की तरफ और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तरफ से को चेयर किया जाता है। जो इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम है इसका एम क्या है कि वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके जिसमें हम इम्पोर्टेंट एनर्जी या एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को एग्जामिन कर सके, डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस इन्फॉर्म कर सके इंडिया को, गवर्नमेंट को कोई भी डिसीज़न कैसे लेना है उसको इन्फॉर्म कर सकें, कोऑपरेशन को इम्प्रूव कर सकें बिटवीन द टीम्स, गवर्नमेंट एंड नॉलेज पार्टनर, फंडर्स। ठीक है, क्योंकि है ना इंडिया में कोऑपरेशन नहीं है। ठीक है,
गवर्नमेंट का कुछ कहना है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कुछ कहना है, ठीक है, जो फंड देते हैं उनमें कुछ लैक होता है, कुछ टीम्स का अलग कहना है। हमें क्या करना है, नॉलेज गैप्स को आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंट लेवल्स अक्रॉस डिफरेंट एरिया, कहाँ पे हमें नॉलेज गैप हो रही है, ठीक है। हमें इंडियन इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी को बिल्डअप करना है, ठीक है गाइस। कोरोसर क्या है, देखो आपको पता है जो कोविड-19 जब हम डायग्नोज करते हैं वो RT-PCR मेथड से करते हैं। ये एक किट है RT-PCR मेथड जिससे हम कोविड-19 को जांचते हैं, और ये बहुत महंगी, आई थिंक 3,500 या 4,000 का पड़ता है अगर आप इससे टेस्ट कराते हो। हाँ वो, लेकिन IIT दिल्ली ने एक वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल RT-PCR कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट बनाई है जिसका नाम कोरोसर है। इसका सिर्फ प्राइस कितना है, 399 रुपीज़ है। ये क्या करता है, ये बहुत कॉमन यूज़ मेथड है, मैंने बताया जो RT-PCR टेस्ट सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ मेथड है कोविड-19 को लेके। ये प्राइमरी बेस था PCR को लेके, दैट इज़ अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पे, जो क्या करता है जब हम सैंपल लेते हैं तो खुद कॉपीज़ को रेप्लिकेट करता है और इंश्योर बताता है कि कितना सैंपल कंडक्ट करना है, एनालिसिस करने के लिए कितना सही है, ठीक है। बस ये आप सिंपल याद रखो कि ये IIT दिल्ली ने बनाया है, ये RT-PCR बेस्ड कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है, ठीक है, और इसका प्राइस सिर्फ 399 रुपीज़ है, दैट्स इट। काजी 106F क्या है, ये ओनली गोल्डन टाइगर है इंडिया का, जो कि अभी काजीरंगा नेशनल पार्क ऑफ असम में मिला है। जो स्किन है इस टाइगर की वो ऑरेंज येलो कलर की है, कुछ इसमें ब्लैक स्ट्रिप्स भी हैं और वाइटिश एब्डोमेन रीजन भी है, ठीक है। आगे चलते हैं, केदारनाथ धाम उत्तराखंड। रिसेंटली PM ने रिव्यू किया है कि कैसा डेवलपमेंट वर्क जा रहा है केदारनाथ धाम में। जो केदारनाथ है वो गढ़वाल हिमालयाज़ में है और मंदाकिनी रिवर के ऊपर हेड पे है। ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड का है वहाँ पे लोकेटेड है। प्रेजेंटली जो केदारनाथ का टेम्पल है वो आदि शंकराचार्य जी ने 8th सेंचुरी में बनाया गया था। जो केदारनाथ टेम्पल है वो 4 धाम में से एक धाम है, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम है, उसमें से एक धाम है। पंच केदार है उत्तराखंड का, और जो लॉर्ड शिवा के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, ठीक है। नेक्स्ट, आज़ाद पठान हाइडल पावर प्रोजेक्ट। रिसेंटली पाकिस्तान और चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, 700 मेगावाट का वो आज़ाद पठान हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे झेलम नदी पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ये सेकंड पावर प्रोजेक्ट है अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सेकंड प्रोजेक्ट है। पहला जो एग्रीमेंट था वो कोहला प्रोजेक्ट था, जो भी वो भी झेलम रिवर पे बनाया गया था। अभी इंडिया ने इस पर ऑब्जेक्ट किया है कि वो कंस्ट्रक्ट कर रहे डैम्स को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में, जो कि टेरिटरीज एक क्लेम की गई है इंडिया के द्वारा कि ये तो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, तो आप इस पार्ट में कैसे बना सकते हो। नगोर्नो काराबाख रीजन, ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है किसके बीच में, आर्मीनिया और अजरबैजान में। ये साउथ कॉकस रीजन में लाई करता है इन एरिया बिटवीन ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी, ठीक है गाइस। तो ये आज का मैंने करवा दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टाटा।